देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं 10th क्लास। इसमें कह रहा है जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें हमें फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। जो भी इसमें प्रॉब्लम्स दी हैं, 6 पार्ट हैं इसके, उसके लिए हमें एक तो लीनियर इक्वेशंस बनानी है इन प्रॉब्लम को पढ़कर, और इसके बाद उनका सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए पहला पार्ट है इसमें, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 गिवन है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो यहां पर दो कंडीशन है। पहली, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो लेट कर लेंगे, देखिए लेट वन नंबर बी x एंड अनदर नंबर या सेकंड नंबर भी y। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन देखिए इनका डिफरेंस जो है, और हम ये सपोज कर लेते हैं x इज ग्रेटर देन y, कि x ग्रेटर है y से। तो जब इनका डिफरेंस 26 है, इसका मतलब जो डिजिट है डिफरेंस का मतलब इन्हें माइनस कर दीजिए, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 गिवन है हमें। ठीक है, सेकंड कंडीशन देखते हैं। देखिए वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है, यानी x और y। ठीक है, इस कंडीशन को सोल्व करने के लिए हमने बताया था कि ऐसे लिख लीजिए, कौन किसका 3 टाइम्स है, ये x, क्योंकि हमने x को ग्रेटर देन मान रखा है, तो x ही तो 3 टाइम्स होगा y का। अब देखिए x इज 3 टाइम्स है y का, 3 टाइम्स का मतलब सपोज कीजिए 18 है, 6 है, तो 6 का 3 टाइम्स है ये, है ना, ऐसे तो कह रहा है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, कि दूसरे का 3 टाइम्स अगर कर दे तो फर्स्ट नंबर आ जाता है। सो हमें उन्हें बैलेंस करने के लिए, अगर ये 3 टाइम्स है मतलब इसका 3 टाइम्स ये है, तो इसमें 3 टाइम्स कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ताकि ये इक्वल हो जाए। सेम कंडीशन यहां अप्लाई होगी, क्योंकि ये नंबर 3 टाइम्स है इसका, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगी, इक्वल हो जाएंगे, तब यहाँ इक्वल का साइन आ जाता है। अब देखिए 3y हो जाता है, इसे इधर ले आएंगे, x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन बन चुकी है लीनियर। तो इसके बाद हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन्हें सोल्व करनी है। हम बता चुके हैं कि कैसे सोल्व होगी, तो इसे आप खुद ही कर देखना है। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट पर चलते हैं। अब देखिए इसके सेकंड पार्ट में क्या रहा है, द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल किन्हें बोलते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो सप्लीमेंट्री ऐसे एनी टू एंगल्स हुज सम इज 180, है ना। ऐसे दो एंगल्स लीजिए जिनको प्लस करके 180 आए। सपोज कीजिए एक 160 है तो दूसरा 20 होगा, तो ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। एक 150 होगा तो एक 30 होगा, ठीक है, और एक 90 होगा तो दूसरा 90 होगा। क्लियर है, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स जिन्हें प्लस करके 180 डिग्री आ जाए। तो सपोज कीजिए लेट वन एंगल बी x डिग्री एंड सेकंड बी y डिग्री, है ना, एंड ये सपोज कर लेते हैं x इज ग्रेटर देन y। तो जैसे कि हमें पता है कि ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं, सो जो दोनों होंगे इन दोनों का जो सम होगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है, इक्वेशन 1 हो जाती है। इसके बाद देखना है, देखिए ये लिखा हुआ है जो लार्जर है उन दोनों एंगल्स में से, वो एंगल एक्सीड है द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। लार्जर स्मॉलर से 18 डिग्री एक्सीड है, एक्सीड का मतलब ज्यादा है। तो देखिए x एंड y, क्योंकि ये बड़ा नंबर है हमने यहां लेट कर रखा है, ये 18 डिग्री इससे एक्सीड या मोर कह सकते हैं, ये नंबर इससे ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 18 प्लस कर देंगे। क्लियर है, क्योंकि हमने बताया था भी सपोज कीजिए 27 है एंड एक 18 है, या एक 36 है ना, तो हम कह रहे हैं कि ये नंबर इस डिजिट से 18 ज्यादा है, तो इन्हें बैलेंस कैसे करेंगे, इसमें 18 ऐड कर दीजिए, जो हम बता चुके हैं कि जो कम है उसमें प्लस कर दीजिए, जो ज्यादा है उसमें माइनस कर दीजिए। तो इसलिए हमने, क्योंकि ये नंबर ज्यादा था तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 18। अब इसे इधर ले आते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इक्वेशन नंबर 2। देखिए सोल्व कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आपने सीख लिया होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ये तो बहुत ही इजी इक्वेशंस है, इन्हें आप खुद ही सोल्व करके देख सकते हैं। x की वैल्यू निकालिए, सपोज कीजिए x की वैल्यू आ जाती है 180 माइनस वाई, एक्स की y की किसी की भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, एंड सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, यहां से आपको y की वैल्यू मिल जाएगी, और फिर वो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है, 1, 2 और 3 में से किसी में भी रख सकते हैं,
एक्स की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा सेकंड पार्ट भी हो जाता है। तो देखिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 balls for rupees 3,800. Later she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750 rupees. Find the cost of each bat and each ball. यानी 7 बैट और 6 बॉल टोटल कॉस्ट इतने रुपए की है 3,800 की, एंड 3 बैट एंड 5 बॉल्स की कॉस्ट 1750 रुपीज है। क्लियर है? तो हमें ईच एक बैट और एक बॉल की प्राइस बताना है कितना होगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट बी रुपीज एक्स एंड ईच बॉल बी रुपीज वाई। ठीक है, बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज एंड एक बॉल की कॉस्ट वाई रुपीज। ठीक है, कितने बैट खरीदे? 7 बैट। जब एक बैट एक्स रुपीज का है तो 7 बैट कितने का बताइए? 7x का। क्लियर है? 7 इंटू एक्स का, है ना? भाई मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक बैट 100 रुपीज का है, तो 7 बैट कितने के होंगे? तो अगर एक बैट की कॉस्ट पता है तो और 7 की निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। ठीक है, तो सेम 1 बैट की कॉस्ट एक्स रुपीज है एंड 7 बैट उसने खरीदे। इसी तरह से 6 बॉल, जब एक बॉल वाई रुपीज की है, एक बॉल वाई रुपए की है, तो 6 बॉल कितनी की हुई? 6y की, और दोनों का टोटल कॉम्बिनेशन टोटल कॉस्ट जो है 3,800। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। क्लियर है? इसके बाद उसने लेटर सी बाइज 3 बैट, 3 बैट और खरीदे एंड 5 बॉल्स। जब एक बॉल एक्स रुपए की है तो 3 बॉल अगेन करेंगे 3x एंड 5 बॉल्स, एक बॉल वाई रुपए की है तो 5y, 5 इंटू वाई, और ये टोटल कॉस्ट बैठते हैं 750 रुपीज की। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाती है। इक्वेशन बन चुकी है, अब हमें इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व भी करना है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, देखिए कैसे होगा। वही मेथड कि एक वैल्यू निकालनी है किसी एक इक्वेशन से और दूसरी में वो सब्स्टिट्यूट करनी है। सपोज कीजिए हम यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहे या y की वैल्यू निकालना चाहे, मर्जी है आपकी। x की निकाल रहे हैं हम, तो x की निकालने के लिए x वाला पार्ट इधर, ये इधर जाएगा 3,800 माइनस 6y। क्लियर है? 7 कहाँ जाएगा? क्योंकि मल्टीप्लाई में तो 7 जाएगा डिवाइड में, 3,800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। ये हमारी हो जाती है इक्वेशन नंबर 3, है ना? अब ये इक्वेशन नंबर 3 जो है, यानी x की जो वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। लिख सकते हैं we substitute the value of x in equation 2। क्लियर है? यहां रखिए, देखिए 3 यहां पर मल्टीप्लाई होगी, जो x की वैल्यू हम पुट करेंगे 3,800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 7050। क्लियर है? अब देखिए इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ में, दोनों में होगी। करिए 0 0 3 8 जा 24 एंड 3 3 जा 9 10 11, है ना? 3,800 की मल्टीप्लाई होगी 3 में तो ये आ जाता है, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी 18 y डिवाइड बाय 7 प्लस 5y। क्लियर है? अब देखिए यहाँ बाई 1 करेंगे और इसका एलसीएम लेकर या क्रॉस मल्टीप्लाई से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहाँ देख लेते हैं। इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 11400 माइनस 18y, ठीक है, एज इट इज आ गया। इसकी इसमें करेंगे 7 की 5 में, 5y में 7 5 35y और डिवाइड बाय 7। ठीक है, इन दोनों डिजिट की भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू 1750। क्लियर है? अब देखिए बाई 1 करके इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं जो इक्वल का साइन के साथ, तब इसकी इसमें करते हैं, इक्वल टू इसकी इसमें करते हैं। और जब प्लस या माइनस के साथ करते हैं, वैसे आपको एलसीएम लेकर सोल्व करना चाहिए, लेकिन करना चाहो तो प्लस या माइनस के साथ इसकी इसमें करेंगे, इसकी इसमें करेंगे, इन दोनों की भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, देखते हैं। जब इसकी इसमें करेंगे 11400, देखिए 18y और 35y दोनों कैलकुलेट होंगे, एक प्लस का एक माइनस का, दोनों माइनस होंगे। ठीक है, साइन बचता है यहाँ प्लस का, तो 35 में से 18 माइनस होंगे, कितना बचता है? प्लस के 17y। देखिए इसकी इसमें जब पूरे ओवरऑल में मल्टीप्लाई होगी, हमने सोल्व भी एंड टू एंड कर लिया। अब 7 की इसमें मल्टीप्लाई करिए, 0 7 5 जा 35, 17 7 जा 119। ठीक है, और
कैरी था हमारा 3, तो जब इसकी इसमें प्लस हो जाएगा तो 2 2 एंड 1। अब देखिए हमें क्योंकि y की वैल्यू निकालनी है, इसे इधर ले जाते हैं, तो 17y इज इक्वल टू 12250 में से माइनस हो जाएगा 11400, कितना आएगा 17y इज इक्वल टू 0 5 एंड 8। क्लियर है। अब देखिए y की वैल्यू ये डिवाइड में जाएगा, तो y की वैल्यू सीधी सीधी 17 से 85 850 डिवाइड हो जाएगा 50 टाइम्स, तो y की वैल्यू हमारी यहाँ पर आ जाती है। क्लियर है। तो y की वैल्यू हमें मिल जाती है, y का मतलब ईच बॉल की कॉस्ट हमें मिल जाती है जो कि y थी। अब ये y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन 1 2 एंड 3 में से किसी में भी रख सकते हैं। हम देखिए यहाँ रखते हैं, या लिख देंगे कि इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3rd, तो देखिए क्या होगा 50 यहाँ रखा जाएगा y की जगह, 50 की 6 में मल्टीप्लाई होगी, कितना आएगा 300। क्लियर है। 50 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 50 कितना 300, 300 जो है 3800 में से माइनस हो जाएगा, कितना बचता है गौर करिए, इसमें से सिर्फ 300 माइनस करना तो 3500 बचेगा। क्लियर है। डिवाइड बाय 7 से इसे डिवाइड करेंगे 500, तो x की वैल्यू हमारी यहाँ पर 500 आ जाती है, यानी द कॉस्ट ऑफ ईच बेट की वैल्यू यहाँ से निकल जाती है। क्लियर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, फोर्थ पार्ट। देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd का फोर्थ पार्ट क्या कहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, यानी किसी सिटी में जो चार्ज लगाया जाता है, यानी फेयर जो होगा, किराया जो होगा, एक तो फिक्स चार्ज है, एंड फिक्स चार्ज तो है जो देना ही देना होगा, और एक है चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, और एक चार्ज वो देना होगा कि कितनी डिस्टेंस कवर की गई है। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी अगर कोई 10 किलोमीटर जाता है तो चार्ज जो है 105 रुपीज पे करना पड़ता है, और अगर कोई 15 किलोमीटर जाता है तो चार्ज जो है 155 रुपीज पे करना पड़ता है। तो हमें ये बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है एंड चार्ज पर किलोमीटर क्या है। ठीक है। सिस्टम कुछ ऐसा है, मान लीजिए कोई 10 किलोमीटर जाना चाह रहा है ना, फिक्स चार्ज मान लीजिए एक तरह से बैठने के ही 10 रुपए लगेंगे ही लगेंगे, और इसके बाद जितनी डिस्टेंस कवर की गई है उसके हिसाब से अलग पे करना होगा। ठीक है। तो सपोज कीजिए लेट फिक्स चार्ज भी ₹X एंड चार्ज पर किलोमीटर भी ₹Y। ठीक है, हमने ये मान लिया। तो देखिए कितनी भी डिस्टेंस कवर की जाए ये तो देना ही देना है, और ये जो है ये जितनी डिस्टेंस कवर करेंगे उसके हिसाब से देना है। अब देखिए जब हम डिस्टेंस 10 किलोमीटर कोई कवर करता है, 10 किलोमीटर जा रहा है, तो उसे कितना पे करना पड़ता है 105। अब गौर करिए X रुपए तो उसे देने ही देने होंगे, है ना, और 1 किलोमीटर का चार्ज उसने पूछा है, हमने मान लिया कि Y है पर किलोमीटर का। अगर कोई 10 किलोमीटर जाता है, भाई सपोज कीजिए 1 किलोमीटर का चार्ज 10 रुपीज है, और अगर कोई 8 किलोमीटर जाता है तो कितना पे करना पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे पर किलोमीटर के हिसाब से 80 रुपीज, है ना। तो इस हिसाब से अगर 1 किलोमीटर का चार्ज Y रुपए है और कोई 10 किलोमीटर जा रहा है तो पे कितना करना पड़ेगा 10Y, 10 इंटू Y, और ये टोटल चार्ज जो है मिलकर हो जाता है 105 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। क्लियर है। अगर कोई 15 किलोमीटर जा रहा है तो देखिए X तो उसे फिर भी देना ही देना होगा, फिक्स चार्ज जो है, और 15 किलोमीटर जाने के लिए पर किलोमीटर चार्ज Y रुपीज है, तो 15 किलोमीटर का चार्ज 15Y हो गया, और वो टोटल कॉस्ट बैठ जाती है 155 रुपीज। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले देखिए बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सोल्व कर लेना है। यहां से कोई एक वैल्यू निकालिए, सिंपली इसमें रख दीजिए, X और Y की वैल्यू आ जाएगी। हिंट दे दे तो X इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 105 माइनस 10Y। क्लियर है। इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो देखिए 105 माइनस 10Y प्लस 15Y इज इक्वल टू 155। ठीक है, क्योंकि हमने X की जगह ये वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए ये इधर जाएगा, इसमें से माइनस होगा तो 5Y बचता है, और जब ये इधर जाएगा ये भी माइनस में जाएगा क्योंकि प्लस का है, और 155 में से 105 माइनस होंगे तो 50 बचेगा। तो Y की वैल्यू आपकी यहाँ से 10 आ जाती है, और 10 की वैल्यू आप मतलब Y की वैल्यू कहीं भी रख सकते हैं, 10 10 जा 100, इधर जाएगा तो X की वैल्यू 5 रुपीज आ जाती है। क्लियर है। ये मैंने रफली करके दिखा दिया, आपको पूरा करना है क्वेश्चन, बस एक हिंट दे दिया। इसके बाद X और Y की वैल्यू आ गई, यहाँ तक क्वेश्चन हो चुका है जो उसने पूछे थे। अब ये पूछता है कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ए ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी अगर किसी को 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना पे करना होगा। इसके बाद देखिए
25 किलोमीटर जाने के लिए कितना चार्ज पे करना होगा, हमारे अकॉर्डिंग उसे एक्स तो देना ही देना होगा, है ना। तो जैसा कि हमने बताया कि पर किलोमीटर वाई रुपीज चार्ज है, तो 25 के लिए 25 किलोमीटर जाने के लिए 25 वाई उसको देना होगा, तो टोटल इतना देना होगा। अब करना क्या है, इसमें जो हमारी एक्स और वाई की वैल्यू है वो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं जो लास्ट में एक एक्स्ट्रा इसने पूछा है। तो x की जगह हम यहाँ पर 5 रख देंगे और y की वैल्यू 10 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन 5 प्लस 250 दैट इज 255 रुपीज उसे पे करना पड़ेगा अगर कोई 25 किलोमीटर जाता है। क्लियर है। इसके बाद हम इसके फिफ्थ पार्ट पर चलते हैं। अब देखिए इसका हमारा फिफ्थ पार्ट है, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and the denominator, ठीक है। if 3 is added to both the numerator and the denominator it becomes 5/6, find the fraction। देखिए fraction क्या होती है, fraction in the part of numerator by denominator, क्लियर है ना। तो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, ऊपर वाला डिजिट न्यूमरेटर, नीचे वाला डिजिट डिनोमिनेटर। तो ये हमें सपोज करना होगा, लेट द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी x एंड डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। तब हमारी फ्रैक्शन क्या हो जाती है इसके अकॉर्डिंग, x/y, क्लियर है। बात आई समझ में, क्योंकि न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है। अब इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ये कह रहा है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड किया जाए, तो देखिए अकॉर्डिंग टू द कंडीशन x/y है हमारी फ्रैक्शन ये, इसमें 2 न्यूमरेटर में भी और 2 डिनोमिनेटर में भी ऐड किया जाए, इट बिकम्स 9/11, दैट इट इज इक्वल टू 9/11, ठीक है। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11 की दोनों में मल्टीप्लाई, 9 की दोनों में मल्टीप्लाई, 11 की x में मल्टीप्लाई करते हैं 11x प्लस 11 टू 22, 9y प्लस 9 टू 18, क्लियर है। इसे इधर ले आते हैं क्योंकि x और y एक तरफ रहेंगे, बाकी एक तरफ रहेंगे, तो ये प्लस में है, 9y इधर माइनस में आ गया, इज इक्वल टू ये इधर जाएगा 18 माइनस 22, दैट इज 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि 18 में से 22 माइनस होंगे तो 4 बचता, वो भी -3, क्लियर है। सेकंड में कह रहा इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, यानी अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड किया जाए, देखिए फिर से अगेन चलेंगे हम x/y, इस बार हम 3 इसमें ऐड करेंगे, 3 इसमें ऐड करेंगे, देन फ्रैक्शन बिकम्स 5/9, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, 6x प्लस 6 3 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 3 15, क्लियर है। दोनों में मल्टीप्लाई होगी, इसे हम इधर ले आते हैं, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 18 को इधर ले जाते हैं 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, इट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए आपको क्या करना है, अगर आप चाहे या सोल्व भी कर सकते हैं, कैसे करेंगे थोड़ा सा हिंट दे दें भाई। वही वैल्यू कि किसी एक की वैल्यू निकालनी है, एक में सब्स्टिट्यूट करनी है। सपोज कीजिए आप यहाँ x की वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो 11x इज इक्वल टू, पहले 9y को इधर भेज दीजिए, देखिए 9y यहाँ माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो माइनस तो 4 है तो प्लस 9y। अब ये जो 11 है ये डिवाइड में जाएगा, दैट इज -4 प्लस 9y डिवाइड बाय 11, इक्वेशन नंबर 3 ये हो जाएगी। और ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 6 इंटू -4, यहाँ पर ये वैल्यू प्लस 9y डिवाइड बाय 11 इज -5y इज इक्वल टू -3, क्लियर है। ऐसा ही हमने एक क्वेश्चन किया था, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है, 6 4 जा -24 आएगा प्लस 9 6 जा 54, ठीक है। y डिवाइड बाय 11 -5y इज इक्वल टू -3, बाई 1 करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -24 प्लस 54y, क्योंकि इसकी इसमें करेंगे ओवरऑल में तो यही आएगा, 11 की 5 में करेंगे -11 5 55y डिवाइड बाय 11 इज इक्वल टू -3, इसकी इसमें इन दोनों की डिजिट की भी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसका बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी जब इसमें करेंगे ये ही आएगा -24, इसे यहाँ हैंड टू हैंड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 24 तो 54 में से 55 माइनस होगा, दैट इज माइनस के 1y या y बचेगा, ठीक है। तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी, ये आ गया 11 3 -33, क्लियर है। इसे इधर ले जाएंगे तो ये प्लस में जाएगा, -y इज इक्वल टू -33 प्लस 24, देन y की वैल्यू कितनी आ जाती है यहाँ से, यहाँ देख लेते हैं, देन y की वैल्यू
-9 माइनस वाई इज इक्वल टू, इधर माइनस बचता है 9, तो y की वैल्यू आ जाती है 9। क्लियर है? और y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 1 2 एंड थर्ड में से। प्रीफर हम करेंगे इसे, थर्ड को। तो देखिए -4 प्लस यहाँ पर y की वैल्यू रखनी है जो कि 9 है, 9 9 जा 81 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर डिवाइड बाय 11, और इसमें से ये माइनस होगा, 81 में से 4 माइनस होगा तो दैट इज 77 डिवाइड बाय 11, ये कैंसिल होगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 7 आ जाती है। ठीक है, तब फ्रैक्शन क्या होगी? देखिए फ्रैक्शन मेन ये थी, है ना? तो आपको क्या क्या करना है, x और y की वैल्यू रख देनी है। तो x की वैल्यू कितनी आई है, वहां से देख सकते हैं 7, और डिवाइड बाय, और y की वैल्यू यानी डिनोमिनेटर कितना, y की वैल्यू आई थी हमारी 9, तो हमारा आंसर होगा 7/9 इज आवर फ्रैक्शन। क्लियर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसकी काफी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए इसका 6 पार्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके आते रहेंगे। देखिए क्या कह रहा है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What was their present age? यानी 5 years hence, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, जो जैकब की एज है वो उसके सन की एज से 3 टाइम्स होगी आने वाले 5 साल बाद। ठीक है, एंड 5 years ago, अब से 5 साल पहले जो था, जैकब की एज 7 टाइम्स थी, जो एज उसके सन की थी उसके 7 टाइम्स के इक्वल थी। तो व्हाट वाज इट, अब हमें ये बताना है कि उनकी प्रेजेंट एज क्या है। देखिए सपोज करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब बी x years, है ना, एंड हिज सन्स बी y years। यानी हमने सपोज कर लिया कि जैकब तो है x years old एंड हिज सन इज y years old। अब देखिए इन क्वेश्चनों में क्या करते हैं, 5 years hence, जब भी ये देगा 5 years hence या आफ्टर 5 years, तो हमें क्या करना है, आफ्टर 5 years के लिए प्लस करना है, ऐड करना है दोनों की एज में जितना भी टाइम दे रखा है, 5 years, है ना, hence। तो हम ये लिखेंगे आफ्टर 5 years, दोनों की एज निकालेंगे। आफ्टर 5 years जैकब से एज कितनी होगी, तो जैकब की एज x है, अब हमने बताया कि आफ्टर 5 years, तो इसमें 5 ऐड कर देते हैं, एंड आफ्टर 5 years जैकब या सन से एज लिख सकते हैं, उसके सन से एज कितनी होगी, y प्लस 5। ये बात आई समझ में? आफ्टर के लिए हम प्लस करते हैं। अब इन दोनों को हम इस तरह से लिखते हैं, इसे इधर इसे इधर। क्लियर है? अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। आफ्टर 5 years जो जैकब की जो एज है वो उसके सन की 3 टाइम्स होगी, यानी ये जैकब की एज है, ये उसके सन की एज है, ये जो है इसका 3 टाइम्स होगी। सेम सिस्टम, जैसे सपोज कीजिए 18 एंड 6, ये इसका 3 टाइम्स हो जाएगी आफ्टर 5 years। यानी तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय 3, तब ये इक्वल हो जाती है। अब देखिए x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y और प्लस 15। x और y वाला पार्ट एक तरफ, x माइनस 3y, 15 माइनस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 1 हो जाती है। क्लियर है? अब फिर देखते हैं सेकंड कंडीशन, 5 years ago, अब दोनों की एज निकालेंगे 5 years ago, तो 5 years ago एज ऑफ जैकब कितनी होगी, है ना, या जैकब्स एज लिख लेते हैं स्पेस की वजह से। 5 years ago जैकब्स एज, तो देखिए जैकब की एज है x years, तो हम उसमें से 5 माइनस कर देते हैं। सेम 5 years ago सन्स की एज जो है y माइनस 5, फिर वही कंडीशन x माइनस 5 और y माइनस 5, क्या करना है, कंडीशन पढ़नी है। 5 years ago जैकब की जो एज है वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की 7 टाइम्स हो जाएगी, यानी 7 टाइम्स के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो 7 टाइम्स के इक्वल आफ्टर, वो सॉरी 5 years ago, 5 साल पहले जो उसकी एज थी वो सन की एज के 7 टाइम्स के इक्वल थी। समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देनी है 7y माइनस 35, इसे इधर ले आते हैं, x ये माइनस में आएगा और 5 इधर प्लस में जाएगा,
ठीक है, तो x माइनस 7y माइनस 30, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना है और इसके बाद आपको x और y की वैल्यू, x मतलब जैकब की एज पता चल जाएगी और उसके सन की एज पता चल जाएगी। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना जो हमने अभी तक सीखा है सभी क्वेश्चनों में वही हमने इस्तेमाल किया है, इस क्वेश्चन में भी आपको खुद ही करके देखना। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।